गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, यानी कि ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अपन वापस देखते हैं कि ठोस क्या होते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी कंपोनेंट पार्टिकल्स जो है वो क्लोजेस्ट अरेंज होते हैं, यानी कि निकटतम व्यवस्थित होते हैं। उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। उन अट्रैक्शन फोर्सेस के बाद जब कंपोनेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है तो उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अरेंजमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है, अनियमित व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब अक्रिस्टलीय ठोस तो पहले से ही अपूर्ण है, उनमें पहले से ही पूर्णता नहीं है, तो उनमें अब अपूर्णता आने वाली बात है ही नहीं। इसीलिए अपूर्णता पाई जाएगी जहां जहां कहीं पूर्णता हो। यानी क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए अपूर्णता उत्पन्न होने की संभावना भी क्रिस्टलीय ठोसों में ही होती है। तो हम जो भी अपूर्णता यानी इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे वो क्रिस्टलीय ठोसों में यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से होती है कि अवयवी कण जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पर अटैच होते हैं, फिक्स पोजीशन पर अरेंज्ड होते हैं। ये जो पोजीशन है जहाँ ये कंपोनेंट पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं जालक बिंदु, यानी कि लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर कंपोनेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, और ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर ये अरेंज है। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ हमें ये बता चुका है कि जो जीरो जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है उस समय जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली प्योर होते हैं, पूर्णतया शुद्ध होते हैं। पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कब होते हैं? केवल और केवल जीरो केल्विन टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंपोनेंट पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंपोनेंट्स के गति करने की या कहीं बाहर जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है वैसे वैसे ये जालक के कण जो होते हैं, ये कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये अपने यथा स्थान को छोड़कर कहीं भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है ये इसमें से कहीं बाहर चले जाएं, अपने व्यवस्थित स्थान को छोड़कर कहीं बिल्कुल ही बाहर चले जाएं, या हो सकता है इनके बीच में ये जो अंतराकाश है, ये जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इन रिक्त स्थानों में कहीं पर ये अरेंज हो जाएं। तो इस प्रकार जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जालक कण के जालक में अवयवी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, और अवयवी कणों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनके जालक से बाहर जाने या जालक में ही अंतराकाशों में कहीं अन्यत्र चले जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जालक का अवयवी कण जब अपने स्थान को छोड़कर कहीं या तो बाहर चला जाए या अपने अंतराकाशों में कहीं चला जाए तो उसके स्थान पर एक वैकेंसी बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है, और रिक्तिका बनते ही ये जो क्रिस्टल की जालक व्यवस्था थी वो भंग हो गई, यानी कि ये जो जालक व्यवस्था है जो परफेक्शन था वो अब इम्परफेक्ट हो गया, और इम्परफेक्ट होते ही इसमें इम्परफेक्शन उत्पन्न हो गया। यानी कि ये जो इम्परफेक्शन है उसका कारण केवल और केवल क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे कंपोनेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पार्टिकल्स अपने प्रॉपर प्लेस को यानी कि अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र यानी कि या तो इंटरस्टिशियल साइट्स में या कहीं जालक से बाहर जा सकते हैं, और इस स्थिति में ही इम्परफेक्शंस डेवलप होते हैं। इन इम्परफेक्शंस को हम पॉइंट डिफेक्ट्स भी कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि बिंदु त्रुटियां। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो त्रुटियां हैं कहीं कहीं इनके लैटिस पॉइंट्स पर, जालक बिंदुओं पर ही होती हैं, पूरे क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए इसे हम पॉइंट डिफेक्ट्स या जालक बिंदु त्रुटियां भी कहते हैं। तो हम देखते हैं ठोसों में अपूर्णताएं, पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हो गए तो कितने प्रकार के हो सकते हैं।
ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो पॉइंट डिफेक्ट की बात की या ठोसों में जब अपूर्णता की बात की तो दो कारणों से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां या पॉइंट डिफेक्ट्स यानी कि बिंदु त्रुटियां। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या हैं और पॉइंट डिफेक्ट्स क्या हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स तो मैंने भी जैसे आपको बताया है कि अवयवी कण अपना निश्चित या नियमित स्थान यानी जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, अपनी यथा स्थान पर नहीं रहते, तब तो उत्पन्न होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अवयवी कण है वो खुद मिसिंग नहीं होते, बल्कि वो अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर उस लैटिस में ही कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स ही पाए जाते हैं, और इनका यूज़ हम करते हैं सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालकों को बनाने में। ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लैटिस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्यों उत्पन्न हुए कि जब लैटिस में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स डेवलप हो गए। जबकि पॉइंट डिफेक्ट्स कब डेवलप होते हैं, जब कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी जो नियमित या निश्चित स्थान है जिसको अपन लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं वहां से लुप्त हो जाते हैं, तो हम उन्हें पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। अब अवयवी कण लुप्त हो गए यानी कि अपनी जगह छोड़कर बाहर चले गए, तो जब अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो जो जालक है उसमें अवयवी कणों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो कम या ज्यादा होती है या नहीं होती, या दूसरी बात उसमें जो कैटायंस और एनायंस हैं यानी कि धनायन और ऋणायन जो हैं, उन धनायन और ऋणायनों का अनुपात निश्चित है या परिवर्तित हो गया है, उसके आधार पर हमने पॉइंट डिफेक्ट्स को फिर तीन तरीके में डिवाइड किया है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी कि स्टोइक्योमिति दोष, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी कि नॉन स्टोइक्योमिति दोष, और तीसरे होते हैं अशुद्धि दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है जिसमें स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं होगी। स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं होगी का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो लैटिस है इसमें मैंने 16 पार्टिकल्स शो किए हैं। 16 पार्टिकल्स का मतलब है इसमें 8 + 8 यानी 8 तो इसमें पॉजिटिव आयंस हैं और 8 ही नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है। अगर यहाँ से कोई एक कंपोनेंट पार्टिकल बाहर चला जाता है, मान लीजिए बाहर जाने वाला कंपोनेंट पार्टिकल जो था वो पॉजिटिव आयन था, तो कंपोनेंट पार्टिकल्स अब यहाँ रह गए 7, और नेगेटिव जो आयंस हैं वो अभी भी 8 ही हैं। तो पहले इनका 8 और 8 यानी कि 1:1 था, लेकिन अब ये रेशो 1:1 नहीं है। स्टोइक्योमेट्री चेंज हो गई, यानी ये स्टोइक्योमेट्री चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये जो डिफेक्ट हो गया वो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि जब एक कैटायन बाहर गया तो एक एनायन भी इसके साथ साथ बाहर चला जाए, तो यहाँ एनायंस का नंबर भी वापस 7 हो जाएगा। कैटायंस भी 7, एनायंस भी 7, तो इनका रेशो अभी भी 1:1 ही है। यानी कि अगर कैटायंस और एनायंस का जो रेशो है वो चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि स्टोइक्योमितीय दोष। और जब ये चेंज हो जाता है कि कैटायंस और एनायंस का नंबर सेम नहीं है या उनका जो रेशो है वो सेम नहीं है, तो उसको कहते हैं हम नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। और अगर हम क्या करें कि इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो कंपोनेंट ओरिजिनल कंपोनेंट पार्टिकल्स थे वो तो बाहर हट जाएंगे, उनकी जगह पर मान लीजिए ये ए और बी पार्टिकल्स थे, इसमें हमने कोई सी पार्टिकल्स मिला दिए, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सी आ गया। इस सी के आने से जो पहले प्योर लैटिस था ए और बी से मिलकर बना हुआ, उसमें सी आने से अब ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी डेवलप हो गई। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं इम्प्योरिटी। ठीक है। इस प्रकार स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें स्टोइक्योमेट्री रिमेन्स सेम यानी कि स्टोइक्योमिति नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जबकि नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें स्टोइक्योमेट्री चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों यानी कि रेशो ऑफ कैटायंस और एनायंस जो है वो चेंज हो जाता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी कि रस समीकरण मितीय या स्टोइक्योमेट्रिक
दोषों की। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स जिसमें रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डज नॉट चेंज, यानी स्टोइकोमेट्री चेंज नहीं होती, धनायन और ऋणायनों का अनुपात सेम ही रहता है। ठीक है, अब ये जो दोष होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष यानी कि वेकेंसी डिफेक्ट्स, और अंतराकाशी दोष यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। रिक्तिका दोष यानी जिसमें रिक्तिका के उत्पन्न होने की वजह से डिफेक्ट आ जाए, कोई वैकेंसी हो जाए। ठीक है, वैकेंसी हो जाए, जैसे इसके अंदर आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। ठीक है, और अंतराकाशी दोष का मतलब है कि कोई वैकेंसी नहीं होगी, बल्कि जो अवयवी कण है कहीं ना कहीं अपने अंतराकाश में चला जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ ये जो कंपोनेंट पार्टिकल है ये दो तरीके से दोष उत्पन्न करता है, या तो ये अपने कंपोनेंट पार्टिकल जो है अपने स्थान से कहीं बाहर चला जाए, तो जब ये अपने लैटिस में से ही बाहर चला जाएगा तो उसकी जगह पर यहाँ एक रिक्तिका बन जाएगी, यानी ये जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी, एक वैकेंसी बन जाएगी, तब तो इसको हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि रिक्तिका दोष। और दूसरी स्थिति क्या कि कंपोनेंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़ रहा है, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसमें से बिल्कुल बाहर चला जाए, ये अपने ही किसी, ये जो अंतराकाश उपस्थित हैं इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, इन इंटरस्टिशियल साइट्स में कहीं ना कहीं अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब ये कंपोनेंट पार्टिकल अपना जो नियमित लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु, उसको तो छोड़ देता है, लेकिन उसको छोड़कर कहीं किसी अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, जालक से बाहर नहीं निकलता, तब उसको हम अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। और जो रिक्तिका दोष थे कि जब जालक में से अवयवी कण बाहर कहीं निकल गया है, तो उसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष, जिसमें आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। देखिए, जैसे अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, हम ये मानते हैं ये रेगुलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जो यानी कि शुद्ध कैटायन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जिसमें हमने ग्रीन कलर से तो कैटाइंस को शो किया है और ऑरेंज कलर से एनायंस को शो किया है। धनायन और एनायन है, ये अरेंज्ड हैं, बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड है, यानी कि पूर्णतया परफेक्ट एक क्रिस्टल लैटिस है ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से कहीं भी कोई भी कैटायन या एनायन अपनी प्रॉपर पोजीशन को छोड़कर कहीं लैटिस से बाहर चला जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से ये जो एनायन है, ये एनायन अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं बाहर चला गया, और ये जरूरी नहीं है एनायन ही जाए, कैटायन भी जा सकता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर पोजीशन को छोड़कर कहीं भी बाहर चला गया तो उसकी जगह पर आ गई एक वैकेंसी। ठीक है, और जब यहाँ से एक पहले अगर एनायन गया है तो उसके पीछे पीछे एक कैटायन भी चला गया है। देखिए ये जो कैटायन था ये एक मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो एनायन था ये मिसिंग है, यानी एक कैटायन अगर बाहर जाता है तो उसके साथ साथ में एक एनायन भी बाहर चला जाता है। ठीक है, यानी दो वैकेंसीज डेवलप हो गई। जब कैटायन और एनायन दोनों ही बाहर चले गए तो इसकी स्टोइक्योमेट्री पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि हमने 10 तो यहाँ पर कैटायंस हैं और 10 ही यहाँ पर एनायंस हैं। ठीक है, तो इनका रेशो था 1:1, और जब दोनों एक एक चले गए तो यहाँ पर 9 कैटायन बचे हैं और 9 ही एनायन बचे हैं, रेशो इनका भी 1:1 ही है, यानी कि इनकी स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं हुई। स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं हुई है, बल्कि वैकेंसी डेवलप हो गई है, और वैकेंसी डेवलप होने से तब क्या होगा, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला कैटायन अब यहाँ से मूव करके यहाँ जा सकता है, या ये एनायन यहाँ से मूव करके यहाँ जा सकता है, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस स्टार्ट हो गया, और मूवमेंट ऑफ आयंस डेवलप्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ से जो इनके पार्टिकल्स यहाँ से मिसिंग हो गए तो इसका मास कम हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल है इसका मास कम होगा, वॉल्यूम उतना ही है, मास कम होगा, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, इसका घनत्व कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इन एनायंस और कैटायंस की लैटिस को छोड़कर कहीं बाहर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, और इंक्रीज होती जाती है तो शॉर्ट की डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और एक विशेष बात होती है कि ये केवल उन लैटिसेस में डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, जिनमें एनायंस और कैटायंस का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव एनायन, धनायन और एनायनों का आकार जहां लगभग समान है वहीं शॉर्ट की डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कि ये एक प्रॉपर जालक है, प्रॉपर लैटिस है, जहाँ कैटायन और एनायंस आपस में अरेंज है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखिए एक छोटी सी चीज़ है कि मैंने जब शॉर्ट की डिफेक्ट आपको बताया था तो एनायंस और कैटायंस का साइज देखिए लगभग सेम है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, जो कैटाइंस हैं वो बहुत छोटे हैं और एनाइंस हैं जो कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो कैटाइंस हैं ये अपना जब प्रॉपर प्लेस छोड़ेंगे तो ये प्रॉपर प्लेस छोड़कर इस लैटिस से बाहर नहीं जाते, बल्कि ये जो इनकी इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, इन इंटरस्टिशियल साइट्स में ही कहीं ना कहीं अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये कैटाइन यहाँ से हट के यहाँ इस इंटरस्टिशियल प्लेस में आ गया, यानी अपने प्रॉपर प्लेस तो छोड़ दिया और अपना प्रॉपर प्लेस छोड़ते ही इम्परफेक्शन डेवलप हो गया, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट डेवलप हो गया। अब इस पॉइंट डिफेक्ट में कैटाइन कहाँ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में गया है, अंतराकाशी स्थान में गया है। तो उस अंतराकाश में जाने के कारण ही इस दोष को हम अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। इसको फ्रैंकल नामक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसको हम फ्रैंकल त्रुटि यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी जब एक वैकेंसी तो डेवलप हुई है, लेकिन यहाँ से किसी तरह का कोई भी मास बाहर नहीं गया, और बाहर नहीं गया इसका मतलब यहाँ पर मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मास में डिफरेंस नहीं आएगा तो टेंडेंसी भी इसकी डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी। बल्कि यह जो कैटाइंस हैं या एनायंस हैं वो पहले से कंपैरेटिवली पास आ गए, और पास आने की वजह से क्या होता है कि इनका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है। इस तरह देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में हम डिफरेंस देखें। शॉर्ट की डिफेक्ट उनमें होते हैं जहाँ धनायन और ऋणायनिक, एनायन और कैटायन दोनों ही अपना लैटिस को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ कैटायन अपना निश्चित स्थान यानी लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट्स वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ धनायनों और एनायनों का आकार लगभग समान होता है, यानी कैटायंस और एनायंस का साइज लगभग सेम है, जबकि फ्रैंकल त्रुटि के लिए धनायनों का आकार छोटा होना चाहिए। कैटायंस शुड बी स्मॉलर इन साइज। एग्जाम्पल्स NaCl, KCl, CSCl, KBr, इन सब में शॉर्ट की डिफेक्ट डेवलप होता है, जबकि AgCl, AgBr, ZnS आदि इनमें सब में केवल फ्रैंकल डिफेक्ट ही डेवलप होता है। एक चीज़ और कि जिनकी समन्वय संख्या ज़्यादा होती है, समन्वय संख्या का मतलब होता है, समन्वय संख्या मतलब नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस सराउंडेड बाई एनी एनायन और कैटायन। कोई भी एनायन और कैटायन जितने एनायनों और कैटायनों से आपस चारों तरफ से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, उसे ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो जहाँ समन्वय संख्या उच्च होती है, यानी कि एक कैटायन जितने ज़्यादा एनायन से सराउंडेड होगा या कोई एनायन जितनी ज़्यादा कैटायन से सराउंडेड होगा, उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट जल्दी डेवलप होता है, और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है यानी कि समन्वय संख्या कम होती है, उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट डेवलप होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व यानी कि डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दोनों की ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, और शॉर्ट की डिफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ता जाता है, और यहाँ इनकी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर फर्क पड़ जाता है, यानी कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गए शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, एक बात और है यहाँ कि जो AgBr होता है, ये AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। दोनों ही तरीके के डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि Ag तो अपनी जगह कांस्टेंट है, Br का साइज ना तो इतना छोटा है जो केवल फ्रैंकल डिफेक्ट शो करे, और ना इतना बड़ा है जो केवल शॉर्ट की डिफेक्ट शो करे, मिडाइवल रेंज का होता है। इसीलिए ये कभी शॉर्ट की डिफेक्ट भी डेवलप कर देता है और कभी कभी ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। इसलिए AgBr एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें दोनों तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं। थैंक यू।